रोल्स रॉयस के साथ मिलकर डीआरडीओ अभी एक 5th जनरेशन की एरो इंजन को बनाने वाली है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एडिशनल SIG 716 असॉल्ट राइफल के लिए ऑर्डर किया गया है। भारत को जल्दी ही ब्रह्मोस मिसाइल से भी खतरनाक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल मिलने वाली है। और अजय शुक्ला जी के क्लेम के मुताबिक क्या सच में चाइना भारत के 12 से 15 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है और हमारी सरकार की तरफ से हमको झूठ बोला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एरो इंजन प्रोग्राम को लेके है। आप सबको इसको लेके काफी चिंता रहती थी कि भारत की कावेरी इंजन प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है और ये बात भी सच है कि बिना एरो इंजन के हम एरोस्पेस सेक्टर में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। डीआरडीओ की तरफ से अभी कावेरी इंजन को बना तो दिया गया, लेकिन हमें जितना थ्रस्ट चाहिए था ये उतना थ्रस्ट हमें नहीं दे पा रहा है और इसी वजह से प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद 2017 में जब कावेरी इंजन की सक्सेस होने की चांसेस कम होने लगे तो यूएस के साथ मिलकर भी एक इंजन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हुआ ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भारत और यूएस के बीच इस तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि हमें सिर्फ इंजन नहीं बल्कि उसकी कोर टेक्नोलॉजी भी चाहिए था, पर यूनाइटेड स्टेट ये देने के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से ये प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। और बदले में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी GE414 इंजन की एक नई वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जो कि 116 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता था। इस इंजन का नाम GE414 EPE रखा गया और इसको F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया है। बदले में एमका के लिए भी 110 किलोन्यूटन क्लास की एक और इंजन चाहिए, तो जनरल इलेक्ट्रिक अपनी 414 EPE इंजन को बेस करके या फिर इसको दोबारा ट्यून करके एमका के लिए ऑफर करने वाला था। बाकी हमारी मीडियम वेट फाइटर में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, पर इसमें हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे इंजन को खरीदने वाले हैं। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक नए इंजन को बनाने के लिए बातचीत कर रही है। रोल्स रॉयस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लुइस दोनागे ने रिसेंटली बताया था कि वो अभी डीआरडीओ के साथ मिलकर एक इंजन को जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं। इस इंजन की बात करें तो ये रोल्स रॉयस की यूरोजेट 200 इंजन से कम्प्लीटली अलग होने वाली है, जिसकी कोर को पूरी तरीके से नए से बनाया जाएगा। इसमें लगने वाले आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को GTRE और रोल्स रॉयस की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जाएगा और इसमें जो फैंस लगने वाले हैं वो यूरोजेट इंजन के मुकाबले थोड़े बड़े होने वाले हैं और इनको डीआरडीओ की तरफ से बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि डीआरडीओ के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि स्टेल्थी फैंस को बना सकती है और इसमें एंटी आइसिंग सिस्टम भी मौजूद रहने वाली है। रोल्स रॉयस के मुताबिक ये इंजन यूरोजेट 200 इंजन के मुकाबले काफी बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इनमें डीआरडीओ की थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगने वाली है, जो कि फैन के साथ साथ टरबाइन से निकलने वाली हवा को भी ठंडा करने वाला है। इससे होगा क्या कि थर्मल सिग्नेचर हमारी जो होगी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और ये स्टेल्थ फाइटर के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि लगभग सभी 4.5 जनरेशन की फाइटर में अभी IR सेंसर मौजूद होते हैं, जो कि प्लेन से निकलने वाली हिट को काफी दूरी से रीड कर सकते हैं। तो भले ये रडार में नजर नहीं आते हैं, लेकिन IR सिग्नेचर से पकड़े जाते हैं। लेकिन इस नए इंजन के साथ ये इशू भी सामने नहीं आने वाली है और अच्छी खबर ये कि इस इंजन को इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि हॉट, ह्यूमिड और ड्राई इन सभी कंडीशन में इसको ऑपरेट करने लायक बनाया जाएगा और इसका वजन लगभग 1 टन से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसको एमका के साथ साथ मीडियम वेट फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इजीली लगाया जा सकता है। अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करने के लिए भी इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को शामिल करने का फैसला किया गया है और अभी GTRE के साथ साथ रेयर अर्थ लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी इसमें शामिल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जो लोग नए से हमारे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रोज वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर ऑनेस्टली आज हर कोई बिना चीटिंग किए सब्सक्राइब करता है तो आप ही लोग कल आके कल वाली वीडियो में बताइएगा कि आज और कल के बीच हमारे साथ कितने नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो आज कोई भी चीटिंग नहीं चलेगा और आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको आप सबको देखना चाहिए। अगर आप नीचे से देखेंगे तो सुखोई और मिराज तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जगुआर के पास जाके एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई नहीं, मुझे एक बार इस बंदे से जरूर मिलना है जिसने इस बैनर को बनाया है। बचपन की याद दिला दी इसने, जब हमको स्कूल में A कॉलम को B कॉलम के साथ मैच करने के लिए कहा जाता था और हमें 1 या 2 आंसर पता होते थे और बाकी हम सब अपने क्रश के नाम के हिसाब से लगा के चले आते थे। चलिए इस बात को जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सबको पता होगा पिछले साल भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से करीब 72,000 SIG सौर की SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदा गया था। इस डील को फास्ट ट्रैक मोड में किया गया था, तो इस डील के साइन होने के 1 साल के अंदर ही इन राइफल्स की डिलीवरी हमें शुरू हो गई थी। ये राइफल असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में सबसे हैवी कैलिबर के आते हैं और इसमें 7.62 × 51 mm के राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडियन आर्मी की करंट इंसास राइफल के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक है और इवन AK-203 से भी काफी खतरनाक है। इन राइफल्स की पहली बैच हमें दिसंबर तक मिल गई थी, जिसमें हमको 10,000 के आसपास राइफल डिलीवर किए गए थे और इनको अभी हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स को दिया गया है जो कि एंटी टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉयड है। लेकिन इसको उस वक्त लिमिटेड नंबर में खरीदा गया था, लेकिन अभी इंडिया टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इसकी एडिशनल ऑर्डर को दिया गया है और इस फॉलो ऑन ऑर्डर में भी लगभग 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदे जाएंगे। बताया गया कि जब इन गन्स को एंटी टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉय किया गया तो इनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था और हमारे जवानों को ये आतंकवादियों के मुकाबले बेहतर फायर पावर दे रही है और इसी वजह से अभी एडिशनल SIG 716 राइफल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है। अगला अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने अलाइड कंट्रीज के लिए LRASM को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। अगर इस मिसाइल की टेक्निकल नाम की बात करें तो इसका नाम AGM-158C है और इसे 2020 से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने सभी P-8I एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया जाएगा और 2026 तक ये मिसाइल P-8I एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले सभी ऑपरेटर्स के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। अभी हमारे P-8I एयरक्राफ्ट में AGM-84 या हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और AGM-158C इससे रेंज और फायर पावर के लिहाज से काफी बेहतर होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक AGM-158C एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है जो कि नेचर में स्टेल्थी है, यानी कि दुश्मन के रडार में इसके पकड़े जाने के चांसेस काफी कम है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और इसमें 2 तरह के वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसमें 450 kg का वॉरेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका रेंज 450 किलोमीटर तक होने वाली है और अगर हम लाइटर वॉरेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1000 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है। इसकी गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें GPS डाटा लिंक या फिर मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम के अलावा कुछ हद तक AI सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये ओरिजिनल सर्वेलेंस सिस्टम से अलग होकर भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है या फिर उनके साथ एंगेज हो सकता है। और यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक इस मिसाइल के पहले फॉरेन ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत को सबसे पहले इन मिसाइल को ऑफर किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। जब से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट होना शुरू हुआ है तब से इस बात को लेके हमारी जो मीडिया है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई है, क्योंकि कुछ मीडिया ये बताते हैं कि चाइना अभी पीछे हट रहा है और कुछ मीडिया ये बताती है कि चाइना वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में जो मीडिया ये बता रही है कि चाइना वाले पीछे हट रहे हैं उसको गोदी मीडिया का नाम दे दिया जाता है और जो मीडिया ये बताता है कि चाइना वाले पीछे नहीं हट रहे हैं और हमारे इलाके में आके कब्जा कर रहे हैं उसको पप्पू मीडिया का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आम इंसान की बात करें तो हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें इन दोनों की बात सुननी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि असल में इन दोनों में से सच कौन बता रहा है। अभी हम अजय शुक्ला जी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार एक तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चाइना वाले भारत के इलाके में आके कब्जा कर रहे हैं और इस पर उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना सरकार की तरफ से काफी जरूरी है, वरना इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर या फिर एक आम इंसान के ऊपर पड़ने लगा है। अभी मैं उनके द्वारा रेज किए गए कुछ पॉइंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मुझे उनके साथ मत जोड़िएगा। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं उनका है। उनका पहला पॉइंट ये है कि चाइनीज आर्मी हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर में पीछे नहीं हट रहा है। दूसरा क्लेम ये है कि चाइनीज आर्मी 2 से 4 किलोमीटर तक इंडियन टेरिटरी में घुस चुकी है और ये सिर्फ हॉट स्प्रिंग सेक्टर या फिर गोगरा सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है और अभी तक कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो इंडियन आर्मी पीछे हटा है और बफर जोन जो क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा भारत के साइड में बना है। तीसरा पॉइंट और अजय शुक्ला जी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चाइना की तरफ से अभी तक डिसएंगेजमेंट को लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच हुई बातचीत के बाद चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू किया गया था उसमें डिसएंगेजमेंट के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं लिखा गया था। और अगर चाइना पीछे हट रहा है तो इस बात को लेके हमारी सरकार की तरफ से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। चौथा पॉइंट ये कि गलवान वैली में जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें जो बफर जोन क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा भारत के साइड में है और इंडियन आर्मी ने प्रेशर में आके ये एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाई जंक्शन के पास पड़ता है, जबकि ये PP-14 के पास पड़ता है और यहाँ से इंडियन आर्मी 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, जबकि चाइनीज आर्मी बस 400 मीटर पीछे गई है।
और अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डेफसैंग सेक्टर में 12 से 15 किलोमीटर, गलवान वैली में 1 किलोमीटर, गोगरा सेक्टर में 2 से 4 किलोमीटर और पांगोंग इलाके में 8 किलोमीटर तक भारत के साइड में शिफ्ट हो चुका है। और 1962 के बाद भारत को पहली बार इतनी बड़ी जमीन को खोना पड़ा है। यहाँ पर अगर अजय शुक्ला जी की स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाएगा तो इसमें काफी सारे इमेजिनरी पॉइंट सामने आएंगे, लेकिन मैं आज वो नहीं करने वाला हूँ। गलवान को लेके इनका जो क्लेम था वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब सवाल ये कि इनका जो तीसरा पॉइंट है कि सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से इस एंगेजमेंट को लेके कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, तो मेरे हिसाब से इनके मन में जितना भी डाउट है उन सबको एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए। नहीं तो ये जिस तरीके से आर्टिकल लिखते जा रहे हैं इससे सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। बाकी मेरे मन में एक सवाल ये कि अगर आर्मी ने कुछ नहीं बताया और सरकार ने कुछ नहीं बताया तो चाइना वाले कितने अंदर आए, कितने पीछे गए, या बफर जोन इंडियन साइड में बना या चाइना के साइड में बना, ये बातें इनको कौन बता रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।